नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। घटना 10 जून 2022 की। प्रदेश है बिहार, जिला है भोजपुर। भोजपुर के आरा के मुफस्सिल थाने में 10 जून 2022 को एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिन्होंने अपना नाम बिगन बिंद बताया। उसने बताया कि वो मुफस्सिल थाने के बभन गंवा का रहने वाला है और उसने कपड़े में लपेटकर 2 अध जले पैर थाने पर एसओ के सामने रख दिए। एकदम से सब देख के घबरा गए। पहली बात, इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि इसे मेज पर नहीं रखना चाहिए था। बिगन बिंद ने कहा कि साहब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। ये मेरी भांजी है और सगी भांजी है। मेरे बहन बहनोई गुजरात में राजकोट में काम करते हैं। ये बच्ची मेरे साथ बचपन से रही है और मैंने इसकी शादी मई 2021 में कर दी थी। गांव का ही एक अच्छा परिवार हमें मिल गया और लड़का भी अपना अपने काम भर का कमा खा लेता था। शत्रुघ्न बिंद उसका नाम था। उससे मैंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरे बहन बहनोई ने जितना भी पैसा था उनके पास, जो इकट्ठा किया था, वो उन्होंने इसमें खर्च किया। पिछले कुछ दिनों से शत्रुघ्न और उसके माता पिता, जब भी मैं तिथि त्योहार पे बिटिया को लेने जाता था, जिसका नाम ममता देवी था, उम्र थी 22 वर्ष, तो वो लोग एक ही शिकायत करते थे, आपने दहेज में मोटरसाइकिल देने की बात कही थी। किसी पर्टिकुलर कंपनी की मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे। फिर आपने कहा था कि ठीक है, हम पैसा दे देंगे, आप मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा। न तो मोटरसाइकिल दी, न ही पैसा दिया। मैंने ममता से बार बार कहा, अपनी भांजी से, कि तुम परेशान मत होना, ये जो कुछ कह रहे हैं मैं जरूर पूरा कर दूंगा। लेकिन ममता ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि घर वाले इतनी सी बात के लिए उसे दिन रात तंग कर रहे हैं। पुलिस ने पूछा, ये सब किस्सा कहानी बंद करो, ये बताओ, ये पैर तुम कहां से ले आए और कैसे मान लिया जाए कि ये तुम्हारी भांजी ममता का ही पैर है जला हुआ। उसने कहा, साहब दहेज में मेरी ही दी हुई पायल और बिछिया अभी भी इसके पैरों में पड़ी है। हम अच्छी तरह पहचानते हैं किस सोनार के यहां से लाए थे, हम उसका नाम भी बता सकते हैं। फिर पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस बिगन बिंद के साथ उनके गांव बभन गंवा पहुंच गई। बभन गंवा से वो ममता की ससुराल, जो शत्रुघ्न बिंद और उसके घर वालों के यहां गई, तो उनके यहां ताला बंद था। घर के सारे लोग मैं ममता के पति के घर छोड़कर ताला बंद करके भाग गए थे। गांव भी इकट्ठा हुआ। गांव वालों से पूछा गया कि बात क्या है। गांव वालों ने कहा कि देखिए साहब, हम लोगों को बुधवार को
यानी 8 जून को शाम को ये पता लगा कि घर में बहू के साथ सास ससुर और उसके पति का कुछ झगड़ा हुआ है। उसके बाद से अचानक ये आवाज आनी बंद हो गई। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि या तो ममता घर से चली गई या इन लोगों ने मारपीट दिया, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो पड़ोसियों के कान थोड़ा, जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं। 9 तारीख को सवेरे एक किराए की टैक्सी इनके यहां आई। सारे लोग घेर के खड़े हो गए। ऐसा लगा कि डिग्गी में कोई चीज रखी गई। शत्रुघ्न और उसके घर वाले उस कार में बैठ गए और ये सीधे वहां से गए चांदी थाना के सारीपुर बिशुनपुर में सोन नदी का जो किनारा है वहां इसको ले गए। लोगों ने अपनी नजर गड़ा रखी थी, लेकिन अचानक ये गाड़ी आंख से ओझल हो गई। करीब पौन घंटे बाद ये गाड़ी वापस आ गई। करीब पौन घंटे 1 घंटे बाद ही वापस आ गई। शत्रुघ्न और उनके घर वालों को मकान पे उतार दिया। उसके बाद ये जब लेकर जाने लगा तो गांव के बाहर वाले रास्ते पर गांव वालों ने रोक लिया। ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर से पूछा कि तुम कहां गए थे, कहां गए और कहां से लौट आए, क्या माजरा क्या है। थोड़ा उसे कड़ाई से पूछा गया जब, तो उसने पूरी बात और पूरा सच उगल दिया। उसने कहा ये लोग घर से किसी लाश को लेकर जलाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। जहां जाते थे वहां ये कहते थे, अरे ये पहचान लेगा, अरे इसको न पता लग जाए, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते जब ये लोग सारीपुर बिशुनपुर के आसपास पहुंचे तो शाम हो गई। शाम का मतलब वही 3-4 जब बज गया तो इन्होंने कहा कि अगर अब लकड़ी का इंतजाम करके इसे जलाएंगे तो रात में चूंकि शवदाह नहीं होता है तो लोग रुक कर पूछेंगे, जरूर शंका करेंगे और भेद खुल जाएगा। तो सोन नदी के किनारे हाथ से ही गीली रेत को हटाकर वहीं पर उस शव को इन लोगों ने गाड़ दिया है। इतना सुनते ही गांव वालों के बिल्कुल जैसे कहते हैं शरीर में आग लग गई। सब अपनी मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से रात ही में भागे। ड्राइवर के बताने या गांव वालों के सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया। जो जगह उसने बताई थी वहां पर कहीं कोई खुदा हुआ या कहीं कोई ताजी खिसकी हुई बालू इनको नहीं मिली। इनको ऐसा लगा कि शायद ड्राइवर ने गलत बयानी की है। गांव वालों ने तय किया कि इसको फिर से बुलाओ। ड्राइवर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। शत्रुघ्न बिंद का परिवार थोड़ा दबंग, थोड़ा मजबूत परिवार था। लोगों की यह हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सीधे वहां जाकर पूछें। इसलिए लोगों ने कहा कि अगर ये नहीं फोन उठा रहा है, रात हो गई है, सवेरे एक आदमी भेजकर उससे पूछा जाए कि आखिर कहां पर उसने, कहां लाश गाड़ी गई है।
लेकिन फिर भी गांव में कुछ जिज्ञासु लड़के ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सवेरे उठ के देखेंगे, पता कैसे नहीं लगेगा, उसने बताया है तो सही बताया होगा। सवेरे सवेरे 7-8 बजे फिर 2-4 जासूस टाइप के, या कह लें जिज्ञासु टाइप के, या जिनको पड़ी लकड़ी लेने की आदत रहती है, दूसरे का बवाल निपटाने की उनके अंदर क्षमता होती है, वो फिर गए। जब वो फिर गए, उस पूरे किनारे पर ढूंढा तो उन्हें वो गड्ढा दिखाई पड़ गया। गड्ढे को फिर ताजा ताजा खोदा गया था। लेकिन लाश वहां नहीं थी। बारीकी से जांच की तो गड्ढे में लंबे लंबे बाल दिखाई पड़े, जिससे लग रहा था कि यहां किसी महिला की लाश को रखा गया था। फौरन फोन से पूरे गांव को खबर की गई। जिज्ञासु लड़कों ने फौरन और लड़कों को बुलवा लिया, मोटरसाइकिल लेके आओ, इसका मतलब बॉडी ले गए। वो सही बता रहा था, बॉडी यहीं गड़ी हुई थी। बाल और रखने के जो निशान हैं वो अब भी बने हुए हैं। इसको ढका नहीं, इसका मतलब वो जल्दी में थे, कहीं आस ही पास ले गए होंगे। दरअसल हुआ ये था कि जब गांव के लड़के वहां 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे टॉर्च लेकर वो जगह ढूंढ रहे थे, उसी बीच में शत्रुघ्न और उसके परिवार के लोग एक दूसरी जगह, जहां छोटा सा शमशान था एक बाग के भीतर, वहां लकड़ी का इंतजाम कर रहे थे। लकड़ी का पूरा इंतजाम कर लिया था कि रात ही में वहां से बॉडी को उठा लाएंगे और यहां लाकर जला देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, कोई सबूत नहीं होगा। लोग पूछेंगे कहां गई, हम कह देंगे किसी के साथ भाग गई, जाओ ढूंढो, मुझसे क्या मतलब। लेकिन उस भीड़ भाड़ के, उस चिल्लपों के, उन लड़कों की ढूंढाई से इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। भोर में 4-5 बजे के आसपास जब ये सब चले गए, तो परिवार के 3-4 लोगों ने हाथ से ही खोदकर बॉडी को कंधे पर लादा, वहां से सीधे उस बाग में पहुंच गए। खोजी लोगों ने वो बाग भी देख ली और शव का जलना भी देख लिया। 4-6 मोटरसाइकिल पर लड़के जब उस शमशान की तरफ जाने लगे, तो वहां शत्रुघ्न बिंद और उसका परिवार भाग खड़ा हुआ। वहां पहुंचते ही पहला काम किया इन जिज्ञासु लड़कों ने कि पानी से उस चिता को बुझाया। लेकिन चिता, बॉडी काफी जल चुकी थी। पैर के 2 हिस्से जो पूरी तरह जले नहीं थे, और उसमें पायल और बिछिया पड़ी हुई थी। उनकी समझ में आ गया कि इन लोगों ने ममता को मार दिया। बिगन बिंद को फौरन फोन किया गया कि आप चले आइए, इन लोगों ने ममता को मार दिया है। बिगन बिंद मौके पर पहुंच गए। बुझी हुई चिता में उसे आधे से ज्यादा जली हुई लाश और 2 ये पैर, ये हुआ कि चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं कोई और बात हो। बिगन ने बताया कि मैं पहचान रहा हूं, ये पायल और ये बिछिया ममता की है। गांव वालों को ये डर लगा कि दोबारा इसके ससुराल वाले आके इसको भी जला देंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस डर से बिगन ने एक कपड़े में दोनों अधजले पैर लपेटकर मोटरसाइकिल से वो थाने पर पहुंच गया। और थाने पर जो हुआ आपने सुनी लिया। थानाध्यक्ष और सारी फोर्स मौके पर पहुंची।
उन दोनों पैर के हिस्सों को, अध जले हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएनए सैंपलिंग करा ली गई और डीएनए सैंपलिंग कराने के बाद पटना की फॉरेंसिक लैब में डीएनए मैपिंग के लिए उस सैंपल को भेज दिया गया, माँ बाप के डीएनए सैंपल के साथ। उम्मीद है कि अब तक डीएनए मैपिंग की रिपोर्ट आ गई होगी, जरूर आ गई होगी। पुलिस ने ममता के पति शत्रुघ्न बिंद, ससुर और ससुराल पक्ष के 3 और लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। 304B IPC। और इन 5 लोगों को, पति, ससुर और परिवार के 3 अन्य लोग, जिनके बारे में यह कंफर्म हो गया कि लाश के डिस्पोजल में इनका हाथ रहा था, गवाह के तौर पे गाड़ी के उस ड्राइवर को बुलाकर उससे लंबी पूछताछ हुई। हालांकि 201 का मुलजिम उसे भी बनना चाहिए, क्योंकि साक्ष्य को खुर्द-मुर्द करने, साक्ष्य को छिपाने में उसने सहयोग दिया था। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल बात ये हो जाती है कि चश्मदीद कोई मिलना नहीं है, घर के भीतर की घटना है। जो भी चश्मदीद हैं वो घर वाले हैं, घर वाले कभी गवाही नहीं देंगे, बाकी घर वालों की हैसियत मुलजिम जैसी है, तो कोई न कोई साक्ष्य, कोई न कोई गवाह होना चाहिए, वरना ट्रायल में बहुत दिक्कत होती है, तमाम तरह की बातें आती हैं। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में ये पता कर लिया कि शाम को आपस में कहा सुनी लड़ाई झगड़े के बाद जब ममता अपना सामान लेकर ससुराल से जाने की तैयारी कर रही थी, तभी शत्रुघ्न और उसकी मां ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पलंग के नीचे उस लाश को चद्दर में लपेट कर छिपा दिया, ऐसा न हो बीच में कोई आ जाए। रात भर मंथन हुआ कि वो क्या करना है इसमें। 9 जून को सवेरे, अब चूंकि उसी गांव में उसका मामा का घर भी है, मायका भी है, सब कुछ वहीं पर है, तो ये भी डरने लगे कि अगर लेके निकले, किसी की नज़र पड़ जाएगी, तुरंत पता लग जाएगा, हमारे खिलाफ गवाह तैयार हो जाएंगे। इसीलिए गाड़ी किराए पर मंगाई गई, टैक्सी की, और गए तो उसको सीधे डिस्पोज ऑफ करने के लिए कि कहीं जुगाड़ बैठ गया तो वहीं पर छोटे मोटे कई शमशान जैसे घाट होते हैं किसी बड़ी नदी के किनारे, जहाँ छोटे छोटे गांव बसे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही शमशान 10, 20, 50 किलोमीटर में होता है, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे जलाने के स्थान होते हैं। तो ये जहां गए होंगे वहां पर कोई न कोई बॉडी जलती हुई, और आसपास के लोग इनकी नजर में पड़ गए। इन्हें लगा कि यहां उतारते ही, जलाते ही भेद खुल जाएगा। देर होने लगी कि अब अगर हम जाएंगे जलाने के लिए तो रात को शवदाह किया नहीं जाता, लोग पूछेंगे जरूर, फिर भेद खुल जाएगा। बेहतर यह है कि इसको यहीं सोन के किनारे गीली बालू में दबा दो, फिर मौका मिलेगा तो ले जाएंगे, जला देंगे। तो इस तरह से 5 लोग दहेज हत्या में जेल चले गए और ड्राइवर गवाह बना इस पूरी घटना का। आज की घटना में दहेज के लिए एक लड़की की विभत्स हत्या कर दी। अब आप सोचिए कि 3 बार उसकी हत्या हुई। प्राण तो पहली हत्या में ही चले गए जब पूरे परिवार ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी।
फिर ले गए नदी के किनारे, बालू हटाकर उसमें गाड़ दिया। फिर वहां से निकाला और निकाल कर उसे जलाने के लिए शमशान ले गए। काहे के लिए? सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए। सवाल ये है कि माँ बाप ने तो सब इंतज़ाम, हर माँ बाप, किसी लड़की का माँ बाप ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि ये लड़की हमारी फलां घर में सुखी नहीं रहेगी तब भी वो शादी कर दे। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, बेटी और बाप का रिश्ता ऐसा होता है। सामान्य रूप से कोई भी पिता अपनी बेटी को सुखी रखने के लिए अच्छा घर देखता है, फिर अच्छा वर देखता है ताकि वो सुख चैन से जी सके। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत दूर की बात थी, 150 किलोमीटर, जानकारी न हो। उसी गांव के रहने वाले ये लोग थे और वो लड़का शत्रुघ्न बिन था। खूब ठोंक बजा के शादी की गई थी। जो उनकी सामर्थ्य थी सब कुछ दिया था। डिमांड मोटरसाइकिल की थी। मना नहीं किया कि अभी ज़्यादा खर्च हो गया है, हम और इकट्ठा करके ये भी पूरा कर देंगे ताकि मेरी बेटी सुखी रहे। लेकिन इन राक्षसों का पेट नहीं भरा। और सब कुछ काहे चाहते थे वो, या क्यों वो मोटरसाइकिल के लिए जिद कर रहे थे, क्यों मोटरसाइकिल का पैसा मांग रहे थे ससुराली जन? झूठी शान के लिए, झूठे दिखावे के लिए, समाज में शेखी बघारने के लिए कि मुझे शादी में ये मिला है, मुझे शादी में ये मिला है। और फिर इन्हीं 4 लोगों में से कोई टोक देता होगा कि अरे भाई, मोटरसाइकिल तो दी नहीं उन्होंने, कार तो दी नहीं उन्होंने, छोटा है बेचारा, किसी तरह मैनेज करके दिया है भाई, वो बड़ी वाली टीवी तो दी नहीं जो दीवार में टांगी जाती है, ये पुराने ज़माने की टीवी दे दी। इस तरह के ताने मारने वाले समाज में वही 4 लोग। और ये बात घर कर जाती है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, सब दिया लेकिन ये नहीं दिया। अच्छा, एक और दिखावे की बात मैं आपको बताऊं। कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा हूँ, जब लड़की की शादी करते हैं तो विदाई के समय उसको दिया जाने वाला सारा सामान घर के बाहर सजा के रख देते हैं। कुकर होगा पैक किया हुआ, टीवी किया होगा पैक, बर्तन सारे पैक किए होंगे, चादर रजाई सब पैक किया होगा, पलंग ड्रेसिंग टेबल सब सामने रखा गया होगा। उसको फैला के एकदम, ताकि बारात के लोग भी देखें और जो घर वाले संबंधी आए हैं, रिलेटिव आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, आस पड़ोस के लोग आए हैं, वो भी देखें कि मैंने लड़की को क्या क्या दिया है। हमने ऐसे नहीं विदा किया। अलमारी एक तरफ रखी होगी और विदाई के बहुत पहले पूरा घर लग के इसे सजा देता है बाहर। और गांव वाले भी मजा लेने के लिए, औरतें खासकर, विदाई से आधे घंटे पौन घंटे पहले पहुंच जाती हैं कि सामान क्या क्या सजाया गया है। वापस लौटकर यही कानाफूसी होती है कि फ्रिज तो छोटी वाली दी। अरे भाई, आप अपनी बच्ची के लिए, अपनी बिटिया के लिए, उसके समृद्धि के लिए, उसके सुख के लिए, उसे प्रसन्न रखने के लिए जो कुछ भी आपने दिया है, आप उसे गाड़ी में रखवा दीजिए, उसके घर भिजवा दीजिए। नहीं, सारा सामान डिस्प्ले होगा पहले, फिर गाड़ी आएगी, फिर बारात से किसी लड़के को कागज कलम लेके बिठाया जाएगा। एक एक सामान लड़की वाला जोर जोर से बोलेगा, डबल बेड 1, तो वो लिखेगा डबल बेड 1, देखता जाएगा। थाली का सेट 5 दर्जन, वो लिखता जाएगा। मिक्सी 1, वो लिखता जाएगा।
ताकि तमाशबीन जो वहां पर विदाई के समय सिर्फ रोने के लिए आई हैं, दहाड़ मार मार के रोने के लिए आई हैं, वो भी सुन लें कि हमने क्या क्या नहीं दिया। ये सिर्फ अपनी शेखी बघारने के लिए, झूठी शान के लिए, झूठी आन के लिए। यह आज भी प्रचलन में है। जो लोग गांव देहात से संबंधित उत्तर भारत के लोग होंगे वो जानते होंगे कि गांव में, शहरों में तो अभी ये प्रचलन नहीं रह गया, खत्म हो गया, पहले शहरों में भी था, लेकिन गांव में आज भी बेटी को विदाई के समय दिया जाने वाला सामान पहले घर के सामने डिस्प्ले होता है, फिर गाड़ी मंगाई जाती है, उसमें उसको लदवाया जाता है। अरे भाई, आप इसको, आपको जो श्रद्धा हो, आपको बच्ची के लिए जो देना हो आप दीजिए और शाम तक भिजवा दीजिएगा। सब रिश्तेदार चले जाएं तो अगले दिन भिजवा दीजिएगा। एक तरफ तो आदमी बारात की विदाई का खाना पीना नाश्ता तैयार करा रहा है, सबको विदाई देनी है, 20 रुपये 100 रुपये 50 रुपये जो भी देना है। दूल्हा भीतर कोहबर में गया हुआ है, वहाँ पूजा पाठ हंसी मजाक ये सब होना है। उसके बाद दुल्हन को लेकर जाना है, घर वाले दुखी होते हैं। उसी समय सामान सब लाद कर सबके सामने भेजा जाता है। आप कभी भी भेज दीजिए, कौन पूछ रहा है आपसे, लेकिन नहीं, सब लोग देख लें। फिर क्या होता है, वहां पहुंच के फिर वही चकल्लत शुरू होती है। अरे भाई बहुत सामान दिया, लेकिन यार बड़ी वाली टीवी नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दी, फलाने को तो मोटरसाइकिल मिल गई थी, वो 8वीं पास था फिर भी मोटरसाइकिल मिल गई उसे। कमजोर है कुछ तुम्हारी ससुराल। बस वो सारा गुस्सा भीतर आकर बच्ची पर, नई बहू पर, बाहर से आई लड़की जो अपने आप को एडजस्ट करेगी, टाइम लगेगा, उस पर ये गुस्सा उतारा जाता है। और जब भी नई आई हुई लड़की या बहू को, उसको आप चाहे जो कह लीजिए, सवेरे 4 बजे उठा लीजिए सबको चाय बनाने के लिए, सुबह और रात का पूरा खाना 20-20 लोगों का बनवाइए, वो कभी उफ नहीं करेगी, क्योंकि मान के आती है कि उसे ये काम करना है। फिर सास और ननद हफ्तों के कपड़े निकाल के धुलने के लिए दे देंगी, वो सब बर्दाश्त है। लेकिन अगर उस लड़की के माँ और बाप को कुछ कहा गया, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो जवाब देगी, कुछ न कुछ कहेगी, वार्न करेगी कि खबरदार मेरे माँ बाप पे मत चढ़िएगा। आप घरों में जो इस तरह के सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग हैं, आप रिकॉल करिए, आप सोचिए, आप देखिए, यही होता है। और जिनका पेट नहीं भरता वो माँ बाप को ही याद करके उसे सुनाते हैं, गाली देते हैं, और फिर जब वो जवाब देती है तो उसके लिए तमाम शब्द चयन कर करके उसे सुनाए जाएंगे कि ये इज्जत नहीं करती, घर वाले इसके भिखमंगे हैं, कहाँ हमने अपनी लड़के की शादी कर दी, लड़का तो हमारा हीरा है। इस तरह की बातें उसको सुनाई जाती हैं, और अगर फिर भी वो जवाब देती है तो वही होता है जो आज ममता के साथ हुआ, वही होता है। मैं तो जो लोग भी सुन रहे हैं किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं से यही कहूंगा कि अब बहुत हो गया। समाज, जमाना और समय ये सब बहुत आगे निकल गए। लालच, दिखावा, शोशेबाजी, झूठी आन और झूठी शान, ये शब्दकोश से निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये सुधर नहीं रही है, आप इसको अलग रहने की व्यवस्था कर दीजिए, घर ही में अलग कर दीजिए। दूसरी जगह कहीं संभावना है वहां पति पत्नी जाएं, वहां सुखी रहें। न तो लड़का
माँ बाप का मुंह देखेगा कि माँ चिल्ला रही है हमारी पत्नी पर, विरोध कभी नहीं करेगा, उसी को कहेगा हाँ ठीक तो करेगी मम्मी। कभी मजबूरी में कहता है, कभी उनका साथ देने के लिए कहता है, लेकिन कहना ही पड़ता है उसको। तो दोनों की खुशी के लिए आप उनको अलग कर दीजिए। अगर नहीं बन पा रही है, नहीं पढ़ पा रही है, नहीं चल पा रहा है आपसे, अलग कर दीजिए। उनको भी जीने का अधिकार है। वो लड़की भी 20 साल एक परिवार में रह के बिल्कुल नई जगह आके उसने उसे पता भी नहीं है चूल्हा कहाँ है, बर्तन कहाँ है, चौका कहाँ है, अलमारी कहाँ है, कुछ नहीं पता है उसे। सास कैसी हैं, ससुर कैसा है, देवर कैसे हैं, ननद कैसी है, उसे तो बेचारी को कुछ नहीं पता है ना। आप उसे बताइए, प्यार से समझाइए, आते ही चढ़ाई कर दी आपने। और फिर सालों साल उसके साथ आप यही कर रहे हैं, कौन कितना बर्दाश्त करेगा। और फिर होगा वही जो आज हुआ है। इसलिए समस्या का समाधान करिए, हल निकालिए, हल ढूंढिए, अलग उसको करके अलग उसकी व्यवस्था कर दीजिए। उन लोगों को भी सुखी रहने दीजिए, आप भी टेंशन फ्री रहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।